बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कुछ मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं सेल इंजरी के, सेल डेथ के, कि क्या चीज़ें हैं जो स्टिमुलस प्रोवाइड करती हैं, सेल इंजरी हो जाती है या सेल डेथ हो जाती है, वो क्यों होती है। पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ कॉजेज़, जिनके वही कॉजेज़ हैं, ये डिफरेंट सेल डेथ, सेल इंजरी वगैरह कराएंगे। हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, मल्टीपल इंजूरियस स्टिमुलाई, इसकी वजह से एटीपी की कमी होगी। एटीपी की कमी की वजह से एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शन सेल के कम हो जाएंगे और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन्स को डैमेज करेंगी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इन सबको डैमेज करेंगी, इसकी वजह से सेल इंजरी होगी और नेक्रोसिस हो जाएगी। इसके अलावा इन्फेक्शन या सेल स्ट्रेस या म्यूटेशन, इनकी वजह से हमारे पास क्यूमुलेशन होगी मिसफोल्डेड प्रोटीन की। प्रोटीन्स कम बनते हैं राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कहाँ पे अकोमुलेशन होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब अकोमुलेशन होगी प्रोटीन्स की मिसफोल्डेड, तो अपोप्टोसिस होगी। इसके अलावा क्या मैकेनिज्म है? रेडिएशन या अदर इंसल्ट होंगे जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होगा। डीएनए डैमेज की वजह से न्यूक्लियस खराब होगा। न्यूक्लियस खराब होगा तो अपोप्टोसिस हो जाएगी। इन्फेक्शियस या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से अपोप्टोसिस भी हो सकती है और नेक्रोसिस भी हो सकती है। ये डिफरेंट मैकेनिज्म है। सेल इंजरी होगी, नेक्रोसिस या अपोप्टोसिस होकर सेल डेथ हो जाएगी। इस्कीमिया से क्या हो रहा है? इस्कीमिया से हमारे पास क्या हुआ? ब्लड सप्लाई खराब हुई। ब्लड सप्लाई खराब होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो एटीपी नहीं बनेगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी, सोडियम पंप्स काम नहीं करेंगे। सोडियम पंप काम नहीं करेंगे तो इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, वाटर और सोडियम का, इन तीनों का इन्फ्लक्स होगा, रिफ्लक्स होगा पोटाशियम का। क्या मैकेनिज्म हुआ है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई, एटीपी की कमी की वजह से सोडियम पंप खराब हो गए। सोडियम पंप खराब होने की वजह से कैल्शियम, वाटर, सोडियम, ये तीनों चीजें इन्फ्लक्स होंगी, सेल के अंदर मूव करेंगी और पोटाशियम का होगा इफ्लक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल जो है वो स्वेल करेंगे, माइक्रोविलाई जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे और ब्लैब्स फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि एटीपी कम है, ऑक्सीजन कम है, तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में ग्लाइकोजन कम हो जाएगी, लैक्टिक एसिड अकोमुलेट होगा, पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड द लास्ट वन, डीटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो डीटैच कर जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी और सेल डेथ होगी। ये हमारे पास मैकेनिज्म था हाइपोक्सिया या इस्कीमिया की वजह से। एटीपी कम, सोडियम पंप काम नहीं कर रहा है, इन्फ्लक्स कैल्शियम, वाटर और सोडियम का हो रहा है जिसकी वजह से सेल्स जो है वो स्वेल कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर रहा है, माइक्रोविलाई लॉस्ट और ब्लैबिंग होगी। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से सेल शिफ्ट होगा तो ग्लाइकोजन के स्टोर्स जो है वो कम हो जाएंगे और हमारे पास लैक्टिक एसिड अकोमुलेट होगा जिसकी वजह से पीएच कम हो जाएगी और डिसोसिएशन हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगी, राइबोसोम्स की प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी। ये हमारे पास है जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेंगे। वो कैसे बन रहे हैं? रेडिएशन, टॉक्सिन या रिपरफ्यूजन होगी तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड आइंस कन्वर्ट हो जाएंगे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब स्प्लिट करती है तो वो हाइड्रोक्सिल का फ्री रेडिकल बनाती है, OH फ्री रेडिकल। कन्वर्जन ऑफ H2O2 बाय सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड की जब परऑक्साइड की होती है तो ग्लूटाथायोन परऑक्साइडेज और कैटालाइज एंजाइम की वजह से। इस तरह से नॉर्मली तो एलिमिनेट हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स, लेकिन अगर एलिमिनेट नहीं होंगे या एंजाइम्स नहीं होंगे, एलिमिनेशन नहीं होगी तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। फ्री रेडिकल क्या कराएंगे? लिपिड की परऑक्सीडेशन कराएंगे, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन कराएंगे, डीएनए के डैमेज कराएंगे। लिपिड परऑक्सीडेशन से मेम्ब्रेन्स डैमेज होंगी, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन से मिसफोल्डिंग होगी और हमारे पास डीएनए डैमेज की वजह से म्यूटेशन होगी। इस तरह से हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज काम करती हैं। प्रिंसिपल फ्री रेडिकल कौन कौन से हैं जो सेल इंजरी के अंदर इन्वॉल्व है? सुपर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोक्सिल रेडिकल एंड परऑक्सीनाइट्राइट रेडिकल जो कि नाइट्रोजन स्पीशीज की वजह से बनेगा। इन सब में हमारे पास मैकेनिज्म क्या होगा? सुपर ऑक्साइड जो है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव पाथवे जो है वहाँ पे फेगोसाइट ऑक्सीडेज जो है वो रिलीज करा देगा लिकोसाइट में। H2O2 जो है वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होगा और डीएनए डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। H2O2 जो है वो क्या करेगा? सुपर ऑक्साइड से बनता है मोस्टली फ्रॉम सुपर ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है H2O और वाटर में बाय द कैटालाइज और ग्लूटाथायोन परऑक्साइडेज यहाँ पे एंजाइम होता है और ये कन्वर्ट मजीद किस में हो सकता है? OH फ्री रेडिकल OCl नेगेटिव में जो कि डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स और सेल को। हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है वो H2O2 और वाटर या सुपर ऑक्साइड इन तीनों में से किसी के भी केमिकल रिएक्शन से बनेगा और हमारे पास कन्वर्जन हो सकती है इसकी वाटर में बाय ग्लूटाथायोन परऑक्साइडेज। इसका मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल भी दिया हुआ साथ साथ। अगर नहीं रिमूव होगा तो पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? ये डीएनए, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, इन सबको डैमेज करेगा। परऑक्सीनाइट्राइड कैसे बन रहा है? इंटरेक्शन ऑफ परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड विद द नाइट्रस ऑक्साइड और NO सिंथेस यहाँ पे काम करता है। कन्वर्जन होती है नाइट्राइड की। रिमूवल का मैकेनिज्म क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल के अंदर एंजाइम के जरिए ये नाइट्राइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर ना कन्वर्ट हो तो पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या आएंगे? डायरेक्ट डैमेजिंग इफेक्ट्स आएंगे लिपिड, प्रोटीन और डीएनए। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है, ये उसका मेम्ब्रेन है और ये उसका ल्यूमेन है।
इसके बाद ये साइटोसोल है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं जब वो मिसफोल्ड होंगी तो माइल्ड एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस के अंदर मिसफोल्ड प्रोटीन जब काम करेंगी तो वो सिग्नल करेंगी और उससे हमारे पास शेफ्रॉन्स जो कि मेरे ख्याल में मिसफोल्ड प्रोटीन के साथ डील करते हैं उनकी सेंसिस इंक्रीज होगी, प्रोटीन की सेंसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और प्रोटीन की डिग्रेडेशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा। इससे हमारे पास रिड्यूस होगा मिसफोल्डेड प्रोटीन का मिसफोल्डेड प्रोटीन जो बनी है उनका लोड जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और अडाप्टेशन हो जाएगी, अनफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो दोबारा से बन जाएंगी, मिसफोल्डेड प्रोटीन की बजाय वो सही हो जाएंगी थोड़ी सी प्रोटीन्स। अगर ये हमारे पास ना हो और स्वेयर एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होंगी, मजीद सिग्नल्स जाएंगे तो एक्टिवेशन हो जाएगी BH3 रिसेप्टर्स की, वहाँ से कैस्पेसेस एक्टिवेट होंगे और एपोप्टोसिस हो जाएगी। क्या क्या डिजीज़ हो सकती है मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से? सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, टे सेक डिजीज़, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा और ये पता नहीं कौन सी डिजीज़ है, जैकब, अल्जाइमर डिजीज़ और उसके अलावा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेस या माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई, टॉक्सिन या रेडिएशन की वजह से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और डिस्फंक्शन होगा, ATP की जनरेशन कम हो जाएगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज आएंगे और नेक्रोसिस हो जाएगी। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स या फिर हमारे पास सिग्नल्स जो थे सर्वाइवल सिग्नल DNA के वो सारे खराब हुए तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन इंक्रीज हो गई और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो रोक रही थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास लीकेज हो गई, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन साइटोक्रोम C एपोप्टोसिस के अंदर पड़ चुके हैं और एपोप्टोसिस हो जाएगी।